क्लास 12th के बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट में आप सबका स्वागत है। क्लास 12th के अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको क्लास 12 का एग्जाम अभी फिलहाल आगामी जो है फरवरी में देना है, तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप क्लास 12 के जो है चैप्टर फर्स्ट का कुछ टॉपिक हम लोगों ने पहले भी देखा था, और आज जो है कुछ विशेष और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, तो आप जो है ध्यान से देखेंगे। हमारा चैप्टर है बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग अगला दिन भी देखे थे और आज भी कुछ इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं। देखिए, आज का टॉपिक हम लोग का है भ्रूण कोश, इसको कहते हैं इम्ब्रायो सेक। देखिए, यह इम्ब्रायो सेक, देखिए पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन कहने का मतलब कि पौधा है उसमें लैंगिक प्रजनन होगा। आपको पता है कि लैंगिक प्रजनन होने के लिए नर युग्मक और मादा युग्मक यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, तो मेल पार्ट को हम लोग अच्छे से देख लिया था और फीमेल पार्ट के भी कुछ भाग को देखे थे हम लोग। ये हमारा इम्ब्रायो सेक जो है भ्रूण कोश है, यह फ्लावरिंग प्लांट का फीमेल गैमेट है। फीमेल गैमेट है यानी कहने का मतलब कि यह जो है फीमेल की ओर से यह जो है प्रजनन में भाग लेता है फ्लावर का। तो इसमें देखिए जो फिगर आप देख पा रहे हैं, दो सिरा है ना, एक जो है क्लेजल सिरा है, क्लेजल इन, और एक है बीजांडद्वारी सिरा। ठीक है, इसको माइक्रोपाइलिन कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसमें यह जो स्ट्रक्चर होता है यह 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड होता है, यानी जो 7 कोशिका और 8 केंद्रक वाली संरचना होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप याद रख लीजिएगा कि इम्ब्रायो सेक यानी भ्रूण कोश होता है, 7 सेल 8 न्यूक्लियस होता है, जो कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है एमसीक्यू में। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में उलट के देख सकते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कितना कोशिका और कितना केंद्रक होता है। याद रख लेना है 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड। इसमें देखिए ऊपर की जो 3 कोशिका है वो प्रतिव्यवस्थान एंटीपोडल सेल होता है, बीच में ध्रुवीय केंद्रक होता है जिसको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, ईग सेल होता है, एग सेल होता है, और यहाँ पर जो है सब्सिडियरी सेल होता है। यानी कुल मिलाकर के जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 न्यूक्लिएटेड हो गया। अगर सेल की बात करें तो 1 2 3 सेल, इसको एक सेल माना जाता है, 4 सेल 5 6 7, यानी 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड। याद रख लीजिएगा कि प्रतिव्यवस्थान कोशिका जो है कैलेडल इन की ओर होता है, और जो है ये सब्सिडियरी सेल जो है माइक्रोफाइल यानी बीजांडद्वारी सिरा की ओर होता है। ये चलिए, उसके बाद अगला हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसमें अगला हम लोग का है पराग। सिंपल सा चीज है, आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे परागण क्या है ना। पुष्प के पराग को से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। तो सिंपल सा चीज है, आपको पता ही होगा। परागण तो दो भाग में बांटा गया है, एक हो गया स्वपरागण, एक परनिषेचन। स्वपरागण में क्या होता है, स्वयुग्मन सजात पुष्पी परागण। स्वयुग्मन का मतलब होता है कि अपना एक ही पुष्प है, उसी पुष्प से पराग कोष निकल करके उसी पुष्प के वर्तिका तक जब जाता है ना, तो उसी को हम स्वयुग्मन कहते हैं। सिंपल सा चीज है। जैसे कहने का मतलब कि एक ही कोई मतलब सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण में क्या है कि पेड़ एक ही है, पेड़ एक ही है, पुष्प अलग अलग है। यानी जैसे दिखाया गया एक ही पेड़ है, दो अलग अलग पुष्प है, इस पुष्प से निकल करके इस पुष्प के वर्तिकाग्र से पराग को से परागण निकलकर इसी पौधा के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाता है, जिसको सजात पुष्पी परागण कहते हैं। अगला है पर निषेचन या पर परागण। इसमें क्या है कि दो पेड़ अलग अलग है लेकिन एक ही प्रजाति के। मान लीजिए सपोज कीजिए जो है मक्का का पौधा है, दो मक्के का पौधा है, एक मक्का के पौधा से पराग कोष से परागण निकलकर दूसरे मक्के के पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो ये पर निषेचन या पर परागण हो गया। इस फिगर से आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए, अब हम लोग आगे देखने वाले हैं स्वपरागण के लाभ, स्वपरागण के अनुकूलन। उसी प्रकार से पर परागण के लाभ और पर परागण के अनुकूलन देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। स्वपरागण के लाभ में क्या है हमारा, स्वपरागण होगा क्या लाभ है, जो है पहला है कि परागकण दूसरा जगह स्थानांतरित जो है नहीं होगा, उस दौरान जो है परागकण कम नष्ट होगा। यह सरल एवं सुलभ प्रक्रिया है, आसान प्रक्रिया है। इससे जो यह जो है सुगंधित मतलब परागण के लिए पुष्प को सुगंधित होना आवश्यक नहीं है। इसमें जो है सारा गुण जो है जनक के समान, यानी पर परागण के द्वारा जो भी पुष्प उत्पन्न होगा, जो भी फल और बीज बनेगा, उसमें सारा गुण जनक के समान हो गया। यानी ये कहने का मतलब स्वपरागण के लाभ हो गया। अगला हम लोग देखते हैं स्वपरागण की हानियां। क्या हानियां है जी, बीज का संख्या कम होता है, एक ही पौधा के लक्षण होता है, नया लक्षण नहीं विकसित हो पाता है,
दुर्बल और अस्वस्थ पौधा होने की संभावना होती है, विकास की संभावना कम होता है। यह स्वपरागन के हानियां हो गया। अब अगला क्या है, स्वपरागन के अनुकूलन। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह स्वपरागन के अनुकूलन जो है, स्वपरागन के अनुकूलन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या फिर बोर्ड एग्जाम के जो है एमसीक्यू में पूछा जाता है। ये देखिए उन्मिल परागणी पुष्प, इसको इंग्लिश में कहते हैं कैरोगेमस फ्लावर। उन्मिल परागणी का मतलब होता है कि बिना ढका हुआ, यानी वैसा पुष्प जिसमें उसका पराग कोश वर्तिकाग्र बिना ढका हुआ नहीं होते हैं, ओपन होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं उन्मिल परागणी पुष्प। वो क्या करता है कि नजदीक होता है एक दूसरे के, लेकिन ढका हुआ नहीं होता है, और नजदीक होने के कारण क्या करता है कि स्वपरागन को बढ़ावा देता है। वही यानी स्वपरागन के अनुकूलन कहने का मतलब कि वैसा संरचना या बनावट जो स्वपरागन के क्रिया को प्रमोट करता है, यानी बढ़ावा देता है। तो पहला है उन्मिल परागणी पुष्प, पुष्प ओपन होता है लेकिन उसका पराग कोशवर्तिका देखिए इस फिगर से आप देख सकते हैं एक दूसरे के करीब होता है। एग्जाम्पल बैगन, मटर, अरहर, सेब इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट अनुन्मिल परागणी पुष्प। अनुन्मिल परागणी को हम लोग क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पुष्प जो है आवृत होता है, यानी ढका हुआ होता है, ठीक है, ढका हुआ होता है। आप खुद बताइए जब पुष्प ढका हुआ होगा उसके अंदर में परागकोश होगा, उसके अंदर में वर्तिकाग्र होगा, तो परागन सिंपल सा चीज है कि स्वपरागन ही होगा और आसान होगा, ठीक है, आसानी से होगा। तो उन्मिल परागणी पुष्प हो गया, आवृत होता है। मूंगफली, कनकौवा और वायोला ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। चलिए अगला है समकाल पक्वता। समकाल पक्वता को होमोगेमस कहते हैं। कहने का मतलब कि पुष्प है, इधर परागकोश है, इधर वर्तिकाग्र है, दोनों एक ही समय पर परिपक्व होगा। तो जब एक ही समय पर परिपक्व होगा तो वह स्वपरागन की क्रिया को आसान बना देगा। तो ये हमारा हो गया सदाबहार और गुल्लबास हो गया। अब जल्दी आते हैं पर परागन। पहले पर परागन के लाभ देख लेते हैं। तो पर परागन के लाभ में क्या है कि इससे नए लक्षण का विकास की संभावना होता है। इससे जो है बीज उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं, बीज एवं फल अधिक संख्या में बनते हैं। यह स्वपरागन के लाभ हो गया। अब हानियां की ओर आते हैं। आप खुद सोचिए, पर परागन जो है एक जगह से परागकोश निकल करके दूसरे जगह जब जा रहा है तो जाने में कोई ना कोई एजेंट की आवश्यकता पड़ेगा। तो वही है, अन्य माध्यमों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसमें एक जगह से दूसरा जगह जाने में बहुत ज्यादा पराग कण जो है बर्बाद हो जाते हैं। दूसरा है निश्चितता। इसमें जो है परागन होने की कोई गारंटी नहीं होती है, निश्चितता कम होता है, ठीक है। चलिए कुछ इसका अनुकूलन भी देख लेते हैं। एक लिंगता। एक लिंगता कहने का मतलब कि अगर कोई पुष्प एक लिंगी है तो उसको ऑलरेडी पर परागन पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। दूसरा हम लोग का है ना, एक लिंगता देखिए स्वबंध्यता। स्वबंध्यता का मतलब होता है कि वह अपने ही पराग कण से परागन नहीं हो पाएगा, इसी को स्वबंध्यता कहते हैं। किसी दूसरा वाला से हो जाएगा। तो ये स्वबंध्यता जब रहेगा तब जो है वह जो है पर परागन को बढ़ावा देगा। उसके बाद भिन्न काल पक्वता, यानी पुष्प के परागकोश में परागकण जो है ना, परागकोश और वर्तिकाग्र अलग अलग समय पर जब परिपक्व होगा तो सिंपल सी बात है कि अलग अलग समय पर होगा। अपना वाला पराग कण से जो है परागन नहीं हो पाएगा, दूसरे वाले पर निर्भर रहना पड़ेगा। भिन्न काल पक्वता हो गया। चलिए अगला हम लोग का एक इम्पोर्टेंट है पर परागन और उसके भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप जरूर लिख लेंगे इसको, इस स्क्रीनशॉट करके लिख लेंगे। अच्छा एक चीज और, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करिए, आपका हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इससे होगा ये कि आपको एग्जाम की तैयारी करने में काफी सुविधा मिलेगी। ये जो सारणी आप देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं इधर पर परागन के कारक है, विधि है, उदाहरण है। यहाँ से एग्जाम में हर एग्जाम में एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्या क्या है वायु द्वारा एरिमोफिली, धान गेहूं कपास में जल द्वारा हाइड्रोफिली, हाइड्रीला वेलिस्नेरिया में, कीट द्वारा को हम लोग इंटोमोफिली कहेंगे, कमल, सूर्यमुखी, मंगोलिया भिंडी में होगा। पक्षी द्वारा को ऑर्निथोफिली कहेंगे, झुमका यूकैलिप्टस में होगा। फिर अगर चमगादड़ द्वारा चिरोटोरोफिली कहेंगे, सिमल और कदम में होगा। घोंघा द्वारा मेलेकोफिली, ये हमारा वेलिस्नेरिया नीमोलेरियम में होगा। चलिए ये इसको आप एकदम कंप्लीट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।